हम मॉडर्न स्टडी चालू कर रहे हैं, ठीक है। हम पहले से पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। लेखन में नॉर्मल ये देख लेंगे। देखो पहले हम इसी की विशेष सूची देख लेते हैं। लेखन में हम क्या देखेंगे, इतिहास का हम कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाते हैं, कैसे कैसे हम लोगों को सोर्सेज मिलते हैं। फिर भारत में यूरोपीय कंपनियाँ कहाँ कैसे कैसे आई, क्योंकि ये तो नहीं अंग्रेज, हमें पता है कि इतिहास में अंग्रेज आए तो अंग्रेज नहीं थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे, सब थे। यूरोपीय कंपनियाँ इंडिया में आई तो उनकी क्या क्या पॉलिटिकल कंडीशन थी। ब्रिटिश उपनिवेश, ये ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश था जिसने सारी कंपनियों को यहाँ से भगा दिया, अकेला यहाँ पे इंडिया में राज किया। तो उसका उपनिवेशवाद यहाँ पे कैसे कैसे रहा, उसका 3 भागों में बांटा है। उसके बाद भारत का राष्ट्रवाद जागा उस विरोध में, और फिर भारत की जनजातियों ने आंदोलन किया, किसानों ने आंदोलन किया, फिर कैसे नागरिकों ने आंदोलन किया। फिर 1857 की क्रांति हुई, फिर समाज में भी कुछ धर्म में सुधार आंदोलन हुए, फिर कुछ राजनीतिक संस्थाएं पनपी, और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनमें से एक बहुत बड़ी निकली। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार द्वारा संवैधानिक सुधार कैसे आरंभ हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पहला अपना आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। इसमें देखो कैसे बताया इसने कि इतिहास की घटनाओं को ये छोड़ो इसको। अब इसमें क्या लिखा है कि इतिहास की घटनाओं का विश्लेषण करने और लिखने के क्रम में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। इतिहास लेखन के क्रम में उभरे हुए विभिन्न परंपराओं की अपनी पृथक विशेषता होती है। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में मुख्यतः 3 बुनियादी दृष्टिकोण उभर कर सामने आए। इसने बोला है कि 3 बेसिक है, ठीक है। कितने पॉइंट है, 3 तरीके से इतिहास लेखन है। एक इन्होंने बोला है साम्राज्यवादी तरीका, ठीक है। साम्राज्यवादी तरीका मतलब एक है नव साम्राज्यवादी, ठीक है, और तीसरा है राष्ट्रवादी। अब आज भी आप देखते हो ना इंडिया के अंदर लोग बोलते हैं कि इतिहास तो उन लोगों ने लिखा है, कम्युनिस्ट लोगों ने लिखा है, तो ये सही नहीं है। कुछ बोलते हैं कि इन लोग राइट विंग के लोगों ने लिखा है, तो ये सही नहीं है। मतलब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इतिहास जो है ना, लिखने वाले उसमें कई उसकी शाखाएं हैं, इसलिए एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो साम्राज्यवादी का मतलब क्या है, इम्पीरियलिज्म, ठीक है। सोशलिज्म, ये थोड़ा और मॉडर्न आ गया। फिर थोड़ा नेशनलिस्ट टाइप के हो गए, फिर राष्ट्रवादी हो गए, फिर क्या हो गए, मार्क्सवादी हो गए। इन्होंने बोला कि फिर बाद में धीरे धीरे क्या है, कुछ और भी लोग आ गए, नारीवाद आ गए, कुछ लोगों ने पर्यावरणवाद डाल दिया उसके अंदर, वो सब चीज़ें हैं। तो इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नहीं, बस नॉर्मली आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए। ये हम जो पढ़ रहे हैं ये पीएससी लेवल की चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो अगर कभी तुम्हें देने का मौका मिले तो माइंड में रहना चाहिए। कल ना अचानक तैयारी करना शुरू कर गए पीसीएस की, तो तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है। अब मैंने बताया साम्राज्यवादी यानी क्या होता है, इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म साम्राज्यवादी, जैसे एक राज्य है, उसको लगा कि मेरी सीमाएं कम है तो मुझे आसपास के राज्यों को भी हड़प के अंदर मिलाना चाहिए, तो उस थोड़ी थिंकिंग क्या बोलते हैं, साम्राज्यवादी थिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। और नव साम्राज्यवादी उसमें और चीज़ें ऐड कर दी होगी। राष्ट्रवादी, मेरा देश है, बस मुझे मेरे देश की सुरक्षा करना है, मेरा सबसे बड़े धर्म मेरा देश की सुरक्षा है, मेरी जाति मेरे देश की सुरक्षा है, सब कुछ मेरे लिए वही है। वो है राष्ट्रवादी सोच वाली चीज़ें, ठीक है। और नव साम्राज्यवादी, वो साम्राज्यवादी थोड़ा एडवांस वर्जन है। तो एम्पिरिज्म हिस्ट्री सबसे पहले साम्राज्यवाद की बात करते हैं। इसे ओल्ड कैम्ब्रिज इतिहास लेखन भी कहा जाता है। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है, आपको पता हो तो, उसके अंदर बहुत एक इतिहास का विभाग है। तो उस इतिहास के विभाग के अंदर ये साम्राज्यवादी नीति का जो लेखन है ना, वहीं से निकल के आया है। तो ब्रिटिश उपनिवेशिक हित के हितैषी थे। ब्रिटिश का आपको पता ही है, उपनिवेश का मतलब क्या है, कॉलोनीज बनाना, ठीक है। जैसे मैं ब्रिटेन से हूँ तो आसपास के राज्य देशों को अपना गुलाम बना लिया। तो ब्रिटिश की तो नीति वही थी, तो उन लोगों ने क्या किया, वो उसी को मानते थे। और इसीलिए वो क्या करते थे, आसपास के राज्यों को मिला लेते थे। तो इसलिए ब्रिटिश क्या मानते थे कि हमें क्या है, साम्राज्यवाद इतिहास लिखना ठीक लगता है। इसलिए ब्रिटिश क्या मानते हैं, इतिहास की व्याख्या साम्राज्यवाद तरीके से करते हैं। इन्हें भारत समाज और संस्कृति की सीमित समझ थी। वो उनको नहीं पता कि भारतीय समाज कैसा है, कि संस्कृति कैसी है। तो इन्होंने अपने हिसाब से क्या है, भारत का इतिहास लिखा उस टाइम पे। ये उपनिवेशवाद के अस्तित्व को नकारते थे। ये नहीं मानते थे कि उपनिवेशवाद कोई चीज़ होती है, करते सब थे। एवं उपनिवेशवाद को केवल विदेशी शासन के रूप में देखते थे। साथ ही इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को नकारा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम भारत के अर्थव्यवस्था के शोषण नहीं किया है, बल्कि हमने तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, बढ़ाया है। इन्होंने भारत को राष्ट्र नहीं माना, भारतीय राष्ट्रवाद को 6 संघर्ष माना। इनका इतिहास में क्या योगदान है, आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की पहल इन्होंने प्रारंभ की। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, जो भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये सबसे पहले स्टार्ट किसने किया था लिखना, ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। आज भले ही हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े हिस्टोरियंस आ गए, उन्होंने दिया हो। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले स्टार्ट किसने कर दिया, जेम्स मिल ने। सबसे पहले भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास किसने लिखा था, जेम्स मिल ने। अब देखो ये जो ऐसा चैप्टर है ना, इसको लोग इग्नोर मार देते हैं, लेकिन देखो ये क्वेश्चन आने लायक है कि नहीं एग्जाम में। अब इस ये क्वेश्चन आने लायक है नहीं कि आधुनिक भारत के इतिहास लेखन की पहल सबसे पहले किसने शुरू करी थी, ब्रिटिशर्स ने। और कौन थे वो, साम्राज्यवादी इतिहास लिखने वाले थे वो। और सबसे आधुनिक भारत का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा था, जेम्स मिल ने। अब जेम्स मिल ने लिखा, तो यार आधुनिक भारत का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो शुरुआत में कहाँ से पढ़ते हैं,
ब्रिटिश यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब उस टाइम मान लो यूरोपीय कंपनियों का आगमन 1600 के आसपास स्टार्ट हो गया था। और जेम्स मिल का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, मान लो अगर एज अबाउट भी अगर मैं मानूँ तो ये अभी की बात है, लगभग 1800 के आसपास से मान लो लिखना शुरू किया होगा। तो इसने पिछले 200 सालों का इतिहास लिखने के लिए कई तरीके अपनाए होंगे, ठीक है। तो वो सब कितनी इसकी दिमाग लगाया होगा, कितनी भाग दौड़ी हुई होगी, तो ये आसान बात नहीं है, इसकी भी सीमाएं होती है। साम्राज्य हित से प्रेरित हो दो दरबारी लेखक की भूमिका निभाएं, अतः निष्पक्षता की कमी। अब इसमें साम्राज्य इतिहास में एक वैलेंटाइन शिरोल है, पार्सिवल स्पीयर है, रेगिनाल्ड कूपलैंड है, अनिल शील जेलगलहर। अब देखो ये बाकी नाम छोड़ो, ये शुरू के दो नाम है ना, ये तो मैंने भी कई बार पढ़े हैं। कौन कौन से? शिरोल और स्पीयर। क्योंकि तुम अगर कल ना पीसीएस की तैयारी वगैरह करोगे ना, तो बार बार तुम्हारे जो टीचर्स जो तैयारी करवाते हैं वो इन दोनों का नाम बहुत बार लेंगे। वैलेंटाइन शिरोल, तुम मॉडर्निस्टिक बुक ही पढ़ोगे तो वैलेंटाइन शिरोल का कई बार नाम आएगा कि सुभाष चंद्रशेखर आजाद, वो भगत सिंह को जब फांसी लगी तो वैलेंटाइन शिरोल ने ये बोला, गांधी जी जब अनशन में बैठा तो स्पीयर ने ये बोला। तो ये सब चीज़ें आएगी बार बार, और इनका रेफरेंस देके तुम लिखोगे ना तो क्या अच्छे नंबर मिलते हैं कि इस इतिहासकार ने इस पॉइंट पे ये बोला था। तो साम्राज्य का इतिहास पढ़ लिया हमने, दो पढ़ लिए, जेम्स मिल हो गया, मैन कौन है साम्राज्य इतिहासकार, वैलेंटाइन शिरोल और पार्सिवल स्पीयर। अब है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ये ब्रिटिश जब इंडिया से चले गए थे, या ब्रिटिशों के टाइम पर कुछ इंडिया के लोग थे जो अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहते थे जो वास्तविक था, तो राष्ट्रवादी हमारे देश के लोग थे, ठीक है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के उपज थे न। भारत में जब ब्रिटिशों का विरोध हुआ, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, उनमें से कुछ लोग निकले और उन लोगों ने जो इतिहास लिखा उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय इतिहास लेखन। इनकी विचारधारा की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना। इनका मानना था कि राष्ट्रवादी विचारधारा का तेजी से प्रसार होने के कारण भारत राष्ट्र बना। भारतीय समाज का आदर्शवादी तस्वीर देखते थे कि जिसके अनुसार ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीयों का हित एक था और सभी भारतीयों के हितों के बीच सामंजस्य भी था। और इसका योगदान ये था कि भारत, उन लोगों ने, ब्रिटिश ने क्या माना था कि भारत में कोई उपनिवेशवाद नहीं है। उनका ये मानना था कि हम उपनिवेश नहीं कर बनाए भारत को, कॉलोनी नहीं बनाए, बल्कि भारत हमारा हिस्सा है, ठीक है। जबकि इनका मानना था कि भाई कोई हिस्सा तुम्हारा नहीं है, तुमने भारत को क्या बनाया? कॉलोनी बनाया है। तुमने भारत को क्या बनाया? उपनिवेश बनाया है। तो ये राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने आके हमें बताया आज कि हम कोई उनका हिस्सा नहीं थे, हम क्या थे? उपनिवेश थे, कॉलोनी थे। उन लोगों ने हमें चूसा, हमारा खून चूसा और हमें छोड़ के चले गए कंगाल हालत में। तो जब हमको उपनिवेश पता लगा तभी तो हमें पता लगा कि हमारा शोषण हुआ है। वो अंग्रेज़ों ने कभी माना ही नहीं कि हमने शोषण किया, उन्होंने हमें कॉलोनी भी नहीं माना। तो फिर वो ये कैसे मानने को तैयार करेंगे कि उन्होंने हमारा शोषण किया? वो तो आज भी नहीं मानते इस चीज़ को, ठीक है। और ब्रिटिश औपनिवेशिक हित और भारतीयों के मौलिक हितों के बीच टकराव। अब देखो सीधी सी बात है, उन अंग्रेजों ने ये भी नहीं माना कि टकरार भी हुई थी भारतीयों के और अंग्रेजों के बीच। ये जो राष्ट्रवादी इतिहासकार आए, इन्होंने हमें बताया कि राष्ट्रीय एकता के उत्साह से भारतीय समाज की सोच को नज़रअंदाज किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें भी कुछ लेखकों के नाम आ जाएंगे। एक ये अंबिका चरण मजूमदार, बहुत बार तुम्हें नाम मिलेगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इसका बहुत बार नाम मिलेगा। ये शायद मेरे ख्याल सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईएएस वाईएएस थे कुछ, है ना, पहले आईएएस थे ये। आरजी प्रधान है, सीएफ एंड्रूज है। लेकिन ये जो दो नाम है ना, अंबिका चरण मजूमदार और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये क्या थे? इसको शायद अभी कुछ मिला हुआ है अभी रिसेंटली। हाँ, तो ये राष्ट्रीय अब थे मार्क्सवादी। अब मार्क्सवादी जो है ना, इनको कम्युनिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? कम्युनिस्ट। तुम्हें पता है जो ये जो नक्सलवाद की जो विचारधारा है ना, ये भी कहीं ना कहीं इधर से निकल के आई है। अब इनकी विचारधारा क्या है? सबको बराबरी से लेके चलने वाली। अब ये रूस से निकली हुई विचारधारा है, ये मार्क्सवादी, ठीक है। कार्ल मार्क्स रूस का एक वो था दार्शनिक, तो वहाँ से निकली हुई है। तो इसने बोला है कि ये रूस में क्रांति हुई थी, पता है आपको? तो उस क्रांति के बाद में इस मार्क्सवादी विचारधारा के लेखों का थोड़ा सा फैलाव हुआ। ये मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा से प्रेरित है। वर्ग संघर्ष समझते हो? वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि समाज में अलग अलग वर्ग हैं और उनमें बेस्ट बनने की होड़ मची हुई है, और वो आपस में क्या करते हैं? वर्ग संघर्ष करते हैं। योगदान क्या था कि इसमें इसमें बोला कि इसमें दो टाइप के विरोधाभास। मार्क्सवादी इतिहासकार ने बोला कि भारत में क्या है, दो टाइप के विरोधा, दो बार झगड़े हुए थे। एक बार तो ब्रिटिश और भारतीय जनता के बीच दैट कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पहली बार, और फिर बाद में क्या हुआ, भारतीय समाज के अंदर आपस में ही जो ज़मींदार थे और किसानों के बीच। क्योंकि ज़मींदार जो थे ना, वो क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेके और ब्रिटिश को देते थे, और किसानों को अपने, हमारे किसानों के आगे खून चूसते थे वो। तो एक तो ब्रिटिशर्स के और हमारे लोगों के बीच में, और इंडिया हमारे समाज के अंदर दो टुकड़े हो गए थे, एक ज़मींदार और किसानों के बीच में। ये अब देखो, ये जो बात है ना, ये देखो अब ये समझ में आएगी तुम्हें ये यहाँ से कि ये जो मार्क्सवादी सोच है ना, ये कैसी सोच है? ये एक ऐसी सोच है जो चाहती है कि कोई वर्ग ही नहीं हो, कोई क्लास ही नहीं हो। कोई क्लास नहीं होगी तो ऊंच नीच नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होता तो भेदभाव नहीं होगा। अब नक्सलाइट विचारधारा क्या कहती है कि जल, जंगल और ज़मीन ये हमारे हैं,
जब ये हमारे हैं तो इसमें सरकार का अधिकार कैसे? जब ये हमारे हैं तो सरकार बहुत पैसे वाले लोगों को क्यों ये दे रही है? वो आते हैं हमारे जंगलों को काटते हैं, हमारे ज़मीन से माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, हमारे कोयला निकालते हैं, हमारे स्टील निकालते हैं, विदेशी लोगों को बेचते हैं और हमें कुछ मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। उन नक्सलियों ने ये माना कि हम अलग हो गए, सरकार अलग हो गई, पैसे वाले अलग हो गए। उनका ये मानना ही नहीं कि सरकार भी हमारी है। वो ये मानते ही नहीं कि यार सरकार इसको निकाले कि देश को पैसा, के देश की आर्थिक तरक्की होगी। ये नहीं मानते ना वो। उनको क्या लगता है ऐसे वर्ग नहीं होने चाहिए। अब यहाँ भी उन्होंने वही बात करी। देखो वर्ग, उस एग्रीकल्चर के अंदर ही दो वर्ग बांट दिया इन्होंने, जमींदार और किसान। अब इस टॉपिक पे ऊपर ना तो राष्ट्रवादी विचारों को ध्यान गया, ना अंग्रेजों का ध्यान गया। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम मार्क्सवादी लेख को द्वारा किसानों, श्रमिकों, जनजातीय लोगों के संघर्ष को, इतिहास को हिस्सा बताया। अब देखो ये जो ऐसे लोग हैं ना, जैसे किसान हो गए, श्रमिक हो गए, जनजातीय लोग हो गए, इनके ऊपर आज भी जो अगर ज़्यादा ध्यान देने वाली कोई बात की जाती है ना तो वही लोग करते हैं। ठीक बिरसा है? मुंडा ये सब। हाँ, देख लो। अब सत्ता की अर्थ में विस्तार। अब इसमें भी मार्क्सवादी लेखों के अंदर भी शुरुआती अलग थे, बाद में फिर कुछ और लोग आ गए। तो इसके अंदर बहुत सारे नाम हैं, वो देख लेंगे। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर भी क्या है, नव कैम्ब्रिज दृष्टिकोण आ गए, फिर और थोड़ा सबल्टन हिस्टोरियोग्राफी। तो मेन वो वही तीन ही थे। ठीक है, अब उसमें इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो तीन पढ़े थे ना ऊपर वाले, साम्राज्यवादी और अंग्रेजों वाला। मार्क्सवादी। हाँ, मार्क्सवादी। अब इसमें कुछ आधुनिक दृष्टिकोण भी आ गए, नारीवादी दृष्टिकोण। नारीवादी दृष्टिकोण में जो लेखक थे उन लोगों ने ये माना कि जो इतिहासकार, चाहे अंग्रेज हो, चाहे मार्क्सवादी हो, चाहे राष्ट्रीय हो, इन लोगों ने नारियों को इग्नोर कर दिया कि नारियों ने भी भारतीय आज़ादी के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो फिर नारीवादी दृष्टिकोण वाले लेखक आए, उन लोगों ने महिलाओं ने कहाँ का भूमिका रही उनकी यहाँ व्याख्या करी है। पर्यावरणवादी दृष्टिकोण, इसमें इन लोगों ने पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के हिसाब से इतिहास को लिखा। कि बोले क्या बोलते हैं, आपको पता हो झारखंड में बोले जंगलों काट के अंग्रेज वहाँ तक घुस के जो है वहाँ पे कब्जा किया, ये वो, मतलब पर्यावरण के जो प्रभाव पड़े ना। बोले अंग्रेज किस वजह से अपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में गए, बोले चाय के बागानों पे कब्जा करने के लिए ये गए, वो किया। तो पर्यावरण के हिसाब से उन लोगों ने। तो इस पे बहुत अच्छी बुक भी है, द एंड्स ऑफ द अर्थ, पर्सपेक्टिव्स ऑन मॉडर्न एनवायरमेंट हिस्ट्री। ये डोनाल्ड वस्टर की बुक है, बहुत अच्छी। तो ये हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब मेन टॉपिक अपना ये आता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ। हमने पहले तो देख लिया। अब भारतीय कंपनी को यूरोप में कंपनियों का भारत में आगमन। तो देखो लिखा है, प्राचीन काल से भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध कायम रहे। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले चला आ रहा है। और जिसने प्रारंभिक तौर पर ग्रीक और रोमन व्यापार शामिल था। अब देखो वहाँ से जो यूरोप से इंडिया व्यापार चल रहा है ना, वो कैसे चल रहा है, एक तो ग्रीक से चल रहा है, ठीक है, और दूसरा क्या चल रहा है, रोमन। ये दोनों बहुत बड़े एम्पायर हैं। जैसे इंडिया के अंदर मुगल थे, ठीक है, इंडिया में गुप्ता एम्पायर था, वैसे ये भी ग्रीक को हिंदी में क्या बोलते हैं, यूनानी, और रोमन, ये दोनों बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे। और उनके वहाँ से हमारे यहाँ पे क्या चलता है, व्यापार। आज ग्रीक को पता है, वो ग्रीस बोलते हैं, एक देश है वहाँ यूरोप में, ग्रीस, ठीक है ना। और रोमन, रोम, इटली। रोमन क्या है, इटली है ना, इटली, उसकी राजधानी क्या है, रोम। तो वो पूरे इटली मतलब इतना बड़ा देश था, वहाँ एक एम्पायर था रोम करके। तो ये आसपास के कई देशों के अंडर में थे और बहुत बड़ा साम्राज्य था वो। तो उसी को लेकर इसने बताया है कि हम लोग यूरोप में कौन कौन से दो देशों से संबंध थे, ग्रीक और रोम। उसने बोला कि और सबसे बड़ी चीज़, हम लोग व्यापार किस चीज़ में करते थे, हम लोग मसाले, रेशम, नील, सूती वस्त्र आदि की मांग थी। और यही कारण है कि पूर्व और पश्चिम की व्यापारिक गतिविधियाँ हमेशा लाभदायक मानी जाती, क्योंकि लोग खरीदते थे, वहाँ जाके बेचते थे। अब दिक्कत क्या हो गई, उस टाइम पे 1453 के आसपास, मतलब 1400 से 1500 की 20 की ईस्वी के आसपास, वहाँ पे मुस्लिम जो लोग थे और ईसाई, यूरोप में क्या थे, ईसाई थे। और यूरोप से अगर तुम नक्शा देखोगे वर्ल्ड का, थोड़ा सा नीचे आओगे तो अरब वर्ल्ड आ जाएगा। तो वहाँ मुसलमानों में और ईसाइयों में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो एक तरह धर्म युद्ध हो गया। तो वहाँ बेंजाइंटाइन एक साम्राज्य था, वो क्या है, हार गया वो, ठीक है। और टर्की के अंदर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। अब जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, यानी वो ईसाई हार गए, उनका बेंजाइंटाइन साम्राज्य धराशायी हो गया। और जो ये आपका कुस्तुनतुनिया है वो भी ख़त्म हो गया। अब वहाँ पे दिक्कत ये हो गई कि अब जो भूमध्य सागर जो कनेक्ट करता है आपके यूरोप को और इंडिया को, ठीक है, ये तो भूमध्य सागर जो चैनल है, इस पे कब्जा किसका हो गया, अरब के लोग जो मुस्लिम है वो, उनका कब्जा हो गया। अब मुस्लिमों को कब्जा हो गया तो ईसाइयों को, जो ग्रीक और रोमन, वो इंडिया को क्यों आने देंगे।
वो नहीं आने देंगे। तो क्या बोलेंगे, आना है तो इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आज लगाता है। तो ये क्या बोलेंगे, इससे बड़ा तो हम नहीं आएंगे, हम बोले अफ्रीका के चक्कर लगा के आ जाएंगे। ठीक है, अब उसको अफ्रीका के चक्कर लगाने में परेशानी हुई तो अल्टरनेटिव रूट ढूंढने की दिक्कतें आ गई। तुमने ये कहा कि अब भूमध्य सागरीय क्षेत्र अरब व्यापारियों के नियंत्रण में आ गया, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, यूरोपीय व्यापारियों का पूरे विश्व से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रह गया, यानी अब वो संबंध रह नहीं गया पहले जैसा। अब एशियाई क्षेत्र के व्यापार पर अरब व्यापारियों और यूरोपीय क्षेत्र के व्यापारी पर इटली के व्यापारियों का कब्जा हो गया। क्या बोले इन्होंने, एशिया के अंदर तो क्या हो गया, ये एशिया वाले एरिया में तो कौन आ गए, अरब, और यूरोपीय वाले क्षेत्र पे इटली के व्यापारी, इटली मतलब रोम, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत हो गई अब आगे। अब इन्होंने क्या है, अब मतलब अब कुल मिला के सिचुएशन क्या हो गई, जब 1453 के अंदर ये बेंजेंटाइन और कुस्तुनतुनिया खत्म हो गया, तो अब तक जो ग्रीक और रोमन इंडिया से व्यापार करते थे ना, अब वो बात नहीं रही। अब यहाँ पे मुस्लिम लोग आ गए यहाँ व्यापार करने के लिए। ये जो इंडिया का नक्शा है ना, ये यहाँ पे जो पहले ग्रीक और रोमन व्यापार करते थे, अब यहाँ पे कौन व्यापार कर रहा है यहाँ से, कौन व्यापार कर रहा है यहाँ से, अरब। क्योंकि यूरोपियन को खत्म हो गया सिस्टम, हार गए वो, तो ये जो भूमध्य सागर है ये ब्लॉक हो गया। इसी रास्ते तो आते थे, तो अब अरब आ रहे हैं यहाँ पे। अब तुम्हें आगे देखने को मिलेगा कि बाद में जब पुर्तगाली यहाँ पे आए ना, तो यहाँ इंडिया के लोगों ने तो वेलकम किया, लेकिन अरबों ने इनका क्या किया, विरोध किया। और इसी चक्कर में इस एरिया में बहुत सारे युद्ध हुए थे, अरबियों के चक्कर में, इन मुस्लिमों के चक्कर में, इन इस्लाम के चक्कर में। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे। तो आगे देखते हैं, अब यूरोप के अन्य क्षेत्रों के व्यापारियों को इटली के व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता था। उस समय पूर्व की वस्तुओं की मांग यूरोप में, ये बोला था कि ये पूर्व की वस्तुएं कौन सी थी, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे क्या था, मसाला था। और यूरोप में भयंकर ठंडी पड़ती थी, ये लोग खाते थे क्या, अपना मांस। अब कच्चा मांस खाए नहीं है, इनको चाहिए मसाला। मसाला कहाँ से आया, इंडिया से। अब इंडिया में कौन लेके जाता था मसाला, रोम, यानी इटली के व्यापारी। अब इटली के व्यापारी आना बंद हो गए, तो अब इन लोगों ने क्या किया, इटालियन व्यापारियों को ये अत्यधिक उच्च मूल्य पर प्राप्त किया जाता था। स्वाभाविक रूप से यूरोपीय देशों में इटालियन व्यापारी एकाधिकार के प्रति प्रक्रिया हुई। भौगोलिक अन्वेषण में नई दुनिया की खोज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। अब यानी सीधी सी बात, सिंपल वर्ड में समझो, अब चूंकि ये बंद हो गया रूट, तो इन लोगों ने क्या, अब हमें नया रूट ढूंढना है, कहाँ तक पहुँचने के लिए, इंडिया पूर्व तक पहुँचने के लिए, ईस्ट तक पहुँचने के लिए। तो इन्होंने बोला कि यूरोपीय भौगोलिक अन्वेषण के कारण, यानी ये खोज के कारण, ये रूट जो है ना, ये रूट ढूंढने जो है ना, ये क्यों ढूंढने हम। तो पहले तो हमने पढ़ लिया मोटा मोटी, कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात पूर्वी में एशिया संपर्क टूट गया। ठीक, आगे इन्होंने बोला है कि अब पूर्व की वस्तुओं की भारी मांग, परंतु मसालों के, पूर्व की वस्तुओं की मांग तो भारी है, लेकिन अभी भी इटली ऑलरेडी इतना मसाला लेके जा चुका है कि उसके पास बहुत सारा मसाला है, लेकिन वो बाकी यूरोप को क्या कर रहा है, नहीं दे रहा है, बहुत भारी, बहुत ज़्यादा पैसा लूट रहा है उस चीज़ को लेकर के। और इससे सामंती ढांचे टूटने से नए राष्ट्रीय राज्यों का, अब सामंती ढांचे यानी एक हमारे जैसे जमींदार प्रथा थी ना, वैसे वो सामंतवाद प्रथा थी यूरोप में। कौन सी थी, सामंतवाद। अब ये सामंतवाद का मतलब क्या हुआ, सामंती जैसे अपने यहाँ राजा होते थे ना, वहाँ सामंत होते थे। वो सामंत क्या है, बड़े बड़े एरिया पे कब्जा करके रखते थे। अब वो सामंतवादी प्रथा क्या है कि जैसे जैसे यूरोप के अंदर एजुकेशन बढ़ी, अवेयरनेस बढ़ी, विज्ञान आया, तो लोगों में क्या है, अवेयरनेस बढ़ी, तो उन लोगों ने उनको गिरा दिया। और लोकतंत्र जैसे सिस्टम हो गया, कई देश नए नए निकल के आ गए। अब देश निकल के आ गए तो अपने देशों को आगे बढ़ाने के लिए व्यापार की जरूरत पड़ी, व्यापार की जरूरत पड़ी तो पूर्व में आएंगे, इंडिया की ओर आएंगे। तो उन लोगों ने क्या है, रूट ढूंढना शुरू किया। आगे इन्होंने बोला है कि महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा वाणिज्यवादी नीतियों को प्रोत्साहन दिया गया। वाणिज्यवादी समझते हो, यानी कि व्यापार। अब वो नए नए देश बने तो उनको चाहिए था व्यापार करने के लिए। वाणिज्यवादी नीति का बल कीमती धातुओं के संग्रह और निर्यात को प्रोत्साहन पड़ता। वाणिज्यवादी नीति मतलब ट्रेड उनको करना है ना, ट्रेड। तो ट्रेड का मकसद क्या है कि हमें क्या है, कीमती धातु, सोना मिले, हमें चांदी मिले बदले में। ठीक है, और हम क्या करें, बहुत सारा निर्यात करें, एक्सपोर्ट करें। जब आदमी एक्सपोर्ट करेगा तो ही तो बदले में कीमती वस्तु आएगी, सोना आएगा, तभी तो प्रॉफिट में आएगा माल। तो ये बोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, अब इन्होंने बोली है, मेन चीज़ था पुनर्जागरण। ठीक है, क्या हुआ, पुनर्जागरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेनेसा, RENAISSANCE, रेनेसा। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण। अब ये पुनर्जागरण क्या लफड़ा है भाई, पुनर्जागरण का मतलब है, इन्होंने बोला था कि उस टाइम पता है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण धार्मिक उत्साह से प्रेरित रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों अपने मान्यताओं के प्रसार के लिए इच्छुक थे। अभी एक्चुअली प्रोटेस्टेंट आंदोलन क्या है, ये ईसाइयों के अंदर एक सेक्शन है। क्या है, सेक्शन, क्या उसका नाम क्या है, प्रोटेस्टेंट। ये लोग उतर गए आंदोलन पे। ठीक है, अब एक तो था, ईसाइयों में दो वर्ग हैं, एक तो है कैथोलिक और एक क्या है, प्रोटेस्टेंट।
अब कैथोलिक तो बोल रहे कि हम बेटर हैं, हम बेस्ट हैं। प्रोटेस्टेंट क्या बोल रहे हैं, हम बेस्ट हैं। यानी ईसाई धर्म में दो सेक्शन। अब दोनों क्या है, अपनी अपनी मान्यता हो गया। प्रोटेस्टेंट चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे ईसाई हो, और कैथोलिक क्या चाहते हैं, हमारे ईसाई हो। एक कैथोलिक वाले कौन से हैं, जो इटली के अंदर रहते हैं, इनको बोलते हैं रोमन कैथोलिक, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट बाकी जगह। तो उसके लिए भी इनको अलग अलग दूर दूर के देशों में जाना था कि अपने लोग ज़्यादा से ज़्यादा बने। तो एक कारण ये भी था कि इन लोगों को क्या है, नए नए रूट्स ढूंढने हैं। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत कम बुक्स में मिलेगा कि नए नए रूट्स ढूंढने का रीजन क्या था। हमें सिर्फ इतना मिल जाता है कि मसाले चाहिए, पुनर्जागरण के प्रभाव से नए नए जहाज बने, मशीनें बनी, तो रूट्स मिल गए। अब यूरोपीय व्यवस्था के दृढ़ होने के परिणाम स्वरूप पूरब से आने वाली विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग बढ़ गई। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब यूरोपीय अर्थव्यवस्था, नए नए देश बने, व्यापार हुआ, कीमती सामान आ गए, सोना आ गया, चांदी आ गया, पैसे बढ़ गए, तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, लोगों के पास पैसा आ गया। अब जितना पैसा आ गया, लोग और विलासिता वाले रॉयल चीज़ें चाहिए। बोले अब ये लकड़ी के सोफे में काम नहीं चला, अब गद्दे वाला सोफा चाहिए, ठीक है। कारें बोले अब वो अल्टो में काम नहीं चला, लैम्बोर्गिनी चाहिए। पैसा आ गया, लोगों की डिमांड है। अब ये विलासिता वाली वस्तुएं कहाँ मिलती थी, अपने इंडिया के बहुत बड़े बड़े यहाँ अपने राजा महाराजे, उनसे भी तगड़े थे, वो रॉयल लाइफ उनको भी जीनी है, अंग्रेजों को भी, तो वो देख के गए थे यहाँ से। तो मांग, डिमांड बढ़ गई। अब नौ परिवहन के क्षेत्र में, अब नौ परिवहन मतलब जो नौकायान है आपका, शिपिंग शिपिंग वाला एरिया है, उसका भी तकनीकी विकास हुआ। लोगों ने कई जगह जहाज निर्माण की कंपनियां खोल ली, फैक्ट्रियां खोली, जहाँ जहाज बनने शुरू हो गए। एस्ट्रोलैब का मतलब दिशा सूचक यंत्र, कंपास, ये भी चीज़ें नई नई बन गई, यानी वो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई जहाज़ों को चलाने के लिए। तो ये सब रीजन थे कि क्या है, यूरोपीय कंपनियां इंडिया में किस तरीके से आपके आना शुरू हो गई। आगे अब इन्होंने बोला कि भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया